नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कुंडली के अनुसार अलग अलग लग्न में अलग अलग भावों में किस ग्रह का क्या फल होता है, उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता मिलेगी, जहां 1054 वीडियो हैं। आप अपने लग्न अनुसार अलग अलग ग्रह के फल को जान सकते हैं। और कोई अगर ज्योतिष के गणित वाले पार्ट में रुचि रखता है, जिसको मैथमेटिकल पोर्शन कैलकुलेट करना है कि किस प्रकार से लग्न निकाला जाए, गुलिक आदि की गणना की जाए, और भी कई ऐसी बातें हैं जो हम गणित में पढ़ते हैं, उसके लिए आप हमारे ग्रहों का गणित वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको ज्योतिष के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तकनीकी बिंदु हैं, उनका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जैसे अंतरदशा प्रत्यंतरदशा का जो टाइम स्लॉट होता है, कितना होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, वो आप वहाँ पर जान सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रवण नक्षत्र, अगर हम आकाश में इसकी स्थिति की बात करें या आकाश में इसके सिंबल्स की बात करें, तो ये 3 तारे होते हैं आकाश में, और इन 3 तारों के समूह को ही श्रवण नक्षत्र कहा जाता है। इसमें एक प्रकार से भगवान विष्णु और कह सकते हैं शिव का मिलन भी देखा जाता है। कई ज्योतिषविद इसको भगवान विष्णु के जो वामन अवतार में जो 3 पग में जो ब्रह्मांड को माप लिया था वो देखते हैं, और कई ज्योतिषविद इसमें त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखते हैं। और वो बात भी सही है, क्योंकि श्रवण नाम जो है वो सावन मास या श्रावण मास के साथ संबंध बनाता है, जिसको कहीं ना कहीं वासुदेव भी कहा जाता है, उसका देवता को। और वासुदेव का अर्थ कहीं ना कहीं, क्योंकि वासु यानी एक जो नागों का राजा है वासुकी, उसका जो देव है, हम भगवान शंकर को भी कह सकते हैं और भगवान विष्णु को भी कह सकते हैं। तो जो नाग वाला पार्ट है, जैसे शेषनाग, वो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं और वासुकी भगवान शंकर की सेवा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप 3 पाद यानी 3 चरण या त्रिशूल के 3 पॉइंट या भगवान शंकर के 3 नेत्र की इसको देख सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें भगवान शंकर और विष्णु का मिलन माना जाता है। और जो जातक की क्वालिटी होंगी वो कहीं ना कहीं इसके नाम के मुताबिक होंगी। श्रवण का माने होता है सुनना। क्लियर हो गया? तो हर प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ कोई गोष्ठी चलती हो, तो वो एक मुख्य बिंदु माना जा सकता है जातक के लिए, वो एक विशेष गुण माना जा सकता है। और उसके देवता भगवान विष्णु को माना जाता है। विष्णु यानी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, तो वो एक रूपता दिखाई देती है। तो ध्यान देना, बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। देखिए, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 2 ऐसे नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा का अंतिम चरण और श्रवण का प्रथम चरण। यहाँ हम अभिजीत नक्षत्र की कल्पना करते हैं। हालांकि ये ज़ोडिएक में हम 27 ही मानते हैं, लेकिन उसको अभिजीत नक्षत्र को जो एक अलॉटमेंट दिया है, बहुत ही कम एक अंतराल दिया गया है, उसमें श्रवण की भी शुभता आती है और उसमें उत्तराषाढ़ा की भी शुभता आती है। तो ध्यान रखना है कि जो जातक इसके प्रथम चरण में यानी जिसका जो चंद्रमा है इसके शुरुआती डिग्री में है, अगर हम डिग्री की बात करें तो मकर राशि में अगर आपका चंद्रमा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो फिर आपका जो नामाक्षर होगा खी से होगा, उसको एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगा। उसका श्रवण नक्षत्र तो माना जाएगा, साथ साथ उसको अभिजीत नक्षत्र का एक स्पेशल एडवांटेज, हम ये भी कह सकते हैं, अभिजीत नक्षत्र का स्ट्रक्चर या कहें उसका रूप सूर्य को बड़ा प्रिय है, तो उसका भी एक अतिरिक्त एडवांटेज। और दशम भाव में आप समझ सकते हैं, काल पुरुष की कुंडली में जब दशम भाव यानी जो उसका कैप्रिकॉन मकर राशि पड़ता है, तो मकर राशि कमांडर का फेवरेट पार्ट माना जा सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, एक प्रकार से सूर्य वैसे भी दशम भाव में बहुत बली माने जाते हैं। तो अगर इस नक्षत्र में कहीं किसी का जातक का जन्म दोपहर के समय हुआ है, तो कहना ही क्या, वो अभिजीत नक्षत्र भी है, अभिजीत मुहूर्त भी माना जाता है।
क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत एक स्पेशल रात्रि के समय भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि खाली दोपहर का जो मिलन आ रहा है यानी जो उसका मिड आ रहा है और इसी प्रकार से रात्रि का जो मिड आ रहा है इसमें भी आपको अभिजित का फायदा मिलेगा। तो जैसे भगवान कृष्ण का रात्रि 12 बजे जन्म माना जाता है, भगवान राम का दोपहर 12 बजे जन्म माना जाता है। तो एक प्रकार से दोनों में ही अभिजित का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि हम अभिजित में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई उसको सेकंड में ही बैठना है, हम ये कह रहे हैं अगर फोर्थ में भी सन चला जाता है तो वो डायरेक्ट अपनी दृष्टि डाल रहा है दशम भाव में, तो वो प्रताप आपके भवन में भी होगा और वो प्रताप वहाँ से वो जो दृष्टि लगा रहा है सातवीं दृष्टि दशम भाव में, तो वहाँ भी वो प्रताप दिखाई देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसमें हम बात करते हैं प्रतीक की। तो त्रिपग भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तो 3 पग में अखिल कह सकते हैं त्रिलोकी माप ली, तो उसको हम त्रिपग का प्रतीक मानते हैं। या त्रिशूल के भी 4 डॉट हम कह सकते हैं उसको। गोत्र ऋषि वशिष्ठ के साथ इनका जो संबंध है वो देखा जा सकता है। ऋषि वशिष्ठ जिन्होंने योग वशिष्ठ की रचना की और बहुत ही एक ब्रह्म ऋषियों में माने जाते हैं और इनको बहुत ही क्रोध दिलाने के बावजूद भी विश्वामित्र ने इनको काफ़ी इनके जो संतानों का हित किया, उसके बावजूद भी इन्होंने उनको श्राप नहीं दिया और उस दोष से उनको मुक्त कर दिया। तो एक यानी कह सकते हैं कहीं ना कहीं दशम भाव को प्रतिष्ठा देने में, दशम भाव को बनाने में ऐसे ऋषियों का या कह सकते हैं इनकी जो नीतियां हैं, योग वशिष्ठ अगर आपने कभी पढ़ा हो, भगवान राम के भी वशिष्ठ गुरु माने जाते हैं, तो योग वशिष्ठ की जो नीतियां वो सीधा सीधा हमारे दशम भाव पर लागू होती हैं। पूरी तरह वो बात करता है प्रैक्टिकल अप्रोच की कि किस प्रकार से संसार में हमें रहना है, दशम भाव की बात करता है। क्लियर। वर्ण इसका शूद्र है, तो इस नक्षत्र के जो भी जातक होंगे वो अपने जीवन को ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यात्म को जानने के लिए लगाते हैं, वो अपने जीवन को लगाते हैं कि भाई हमें कर्म करना है, कर्म प्रधान जीवन है। हम पूरी तरह से एक अच्छे ट्रबल शूटर की भूमिका में रहेंगे। क्लियर हो गया। कोई भी ऐसा डिफेक्ट है उसको हम ट्रबल शूट करेंगे, उसको हम उस विकार को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक बल देखा जा सकता है इस वर्ण का। मैंने पहले भी बताया था आज कलिकाल में शूद्र वर्ण एक बहुत बड़ी विशेषता है क्योंकि ये मटीरियल ज्ञान में बड़े प्रखर होते हैं, किसी काम में, सांसारिक काम की दक्षता में ये बहुत माहिर होते हैं। क्लियर हो गया। तो सब सारे वर्णों की अलग अलग विशेषता है, तो यहाँ पर इस वर्ण की एडवांटेज का हमें बखूबी ध्यान रखना है। क्लियर। फिर इसमें आते हैं गण, गण देव। तो 3 प्रकार के गण माने जाते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण। देवगण का सिंपल हिसाब है कि भाई हम संसार में विदुर नीति का पालन करके ही जीना चाहते हैं। भाई हम किसी का हित नहीं करेंगे, कई बार तो दूसरे वाला हित कर देते हैं और ये बड़ी जल्दी उसको क्षमा कर देते हैं। ये देवगण की एक बहुत बड़ी विशेषता है। राक्षस गण तो क्या है, अपने कार्य के लिए अगर कोई बीच में उनको ऐसा लग रहा है कि इसका उपयोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करते हैं, उसके साथ छल भी कर सकते हैं। आजकल काल में उस राक्षस गण की भी एक विशेषता है, लेकिन देवगण ने तो तय किया हुआ है भाई हमें अपने ही दम पर उस चीज को चेज करना है, हमें दूसरे का अहित नहीं करना है। और अगर हमें दूसरा कभी अहित करता भी है तो ये वाली फिलॉसफी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई हमें उसका हमें अहित करना है। टिट फॉर टैट वाला इनको थोड़ा कम भाता है, कहता भाई वो ठीक है कर रहा है लेकिन हम दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं। तो ये बहुत एक एडवांटेज कह सकते हैं श्रवण नक्षत्र। आप समझ सकते हैं किसी पर दया करना या किसी को क्षमा करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये सबके बस की बात नहीं है और ये एक स्पेशल एडवांटेज है इस नक्षत्र का। फिर इसमें बात करते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति मानी जाती है चर, चर यानी जो बार बार बदलती रहती है, गतिशील। क्लियर। और इसलिए जो भी इसके कार्य होंगे जो हम विहित कार्य मानते हैं,
तो कोई ऐसे कार्य जिसमें बदलाव पसंद आप करते हैं, तो ऐसे कार्य इस नक्षत्र में जब चंद्रमा का गोचर चल रहा है तो शुभ माने जाते हैं। और ये समान प्रकृति किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो ध्यान देना है, इसका विंशोत्तरी स्वामी भी चंद्रमा है और इसकी जो कार्य करने की प्रकृति है वो भी चंद्रमा के समान है। तो जब हमने जितने भी अभी तक नक्षत्र पढ़े, आप ऑर्डर में देख सकते हैं, जिन जिन नक्षत्रों का विंशोत्तरी स्वामी और उसका प्रकृति का जो सिमिलरिटी, अगर वो दोनों सेम है तो उस नक्षत्र को एक अतिरिक्त बल दिया गया है। क्लियर होगा? तो ध्यान देना है कि वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज माना जाता है। इधर उसका विंशोत्तरी स्वामी हो या उसका देवता हो, अगर जितने ज्यादा वो एक रूपता होती जाएगी उतना ही नक्षत्र का बल बढ़ता जाएगा। क्लियर होगा? और हम एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं विष्णु अवतार कृष्ण को जोड़कर देखते हैं। तो निश्चित रूप से आप भगवान विष्णु की उपासना करें या विष्णु अवतार भगवान कृष्ण की उपासना करें, आपको बहुत बल मिलेगा। क्लियर? फिर इसमें बात करते हैं नित्य योग। दिन के अलग अलग योग होते हैं, उसमें हम किस योग के साथ इसको जोड़कर देखते हैं। कोई भी आपको कार्य सिद्धि करनी हो, कोई आपको कार्य सीखना हो, मेनली जो हम कुंडली के दशम भाव के साथ देखते हैं, कर्म प्रधान, कि मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया हूं लेकिन मैं कार्य में दक्ष नहीं हूं। कई लोगों को 5th हाउस का एडवांटेज 10th में नहीं मिल पाता है। किसी किसी का ऐसा हिसाब है कि भाई 5th हाउस कमजोर है, 10th हाउस बहुत मजबूत है। तो ध्यान रखना है, बात भी सही है। अगर संसार में जीना है, हम विद्या किस लिए ग्रहण करते हैं? हम विद्या पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण नहीं करते, हम उस विद्या का सदुपयोग जीवन में कर सकें, उस विद्या का कोई आउटपुट हमें मिले, तो उसका सीधा संबंध 10th हाउस से है। तो ये बात करता है सीधा साध्य, उस काम को सीखने की। अगर आपने पढ़ा है लेकिन आपने काम नहीं सीखा है तो बेकार है जीवन। तो श्रवण नक्षत्र का एक ही मोटो है कि हमें अपने दशम भाव पर जोर देना है। क्लियर हो गया? तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जो नक्षत्र काल पुरुष की कुंडली में यानी मेष लग्न में जिस भाव में पड़ रहा है, उसकी एक प्री इमेज तो हमेशा वो लेकर चलेगा ही चलेगा। क्लियर? तो इसलिए इनका पूरी तरह से साध्य पर जोर रहता है, किस प्रकार से कर्म को करना है। और रज्जु, आरो, कंठ, मैचिंग के समय देखा जाता है जब हम कुंडली मिलान करते हैं कि किस प्रकार का सामने वाले का रज्जु आ रहा है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ज़्यादा देखा जाता है। जो हमारे स्पाइनल कोड है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी के साथ साथ रिसेप्टर्स हैं जो चीज़ों को रिसीव करते हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं सप्त शक्ति चक्र को भी जोड़कर देख सकते हैं। तो कहते हैं कौन सा पार्ट ज़्यादा प्रोएक्टिव रहता है इसमें? आरो, कंठ। क्लियर हो गया? तो जो कंठ के साथ लगता हुआ हिस्सा है ये ज़्यादा प्रोएक्टिव माना जाता है। और लेकिन कहता है मैचिंग के समय वर और वधू का जो रज्जु है वो एक सा नहीं होना चाहिए। आरो यानी कंठ का ऊपरी भाग, अवरोह यानी निचला हिस्सा, तो एक नहीं होना चाहिए रज्जु। अगर एक होगा तो रज्जु दोष माना जाता है। फिर इसमें बात करते हैं पक्षी। तीतर पक्षी इस नक्षत्र का पक्षी माना जाता है और पक्षी में तीतर स्त्रीलिंग। ध्यान रखना है क्योंकि इस नक्षत्र का संबंध कहीं ना कहीं प्रजनन अंग के साथ भी देखा जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने बताया भगवान विष्णु का भी संबंध है और भगवान शंकर का भी इसमें संबंध देखा जाता है। और अगर आपने कभी नीलकंठ वाले अवतार के बारे में पढ़ा हो भगवान शंकर के, तो जब भगवान ने हलाहल विष पिया था तो उस विष के कारण शरीर उनका तप रहा था। तो उस शरीर को शांत करने के लिए, उस तपन को शांत करने के लिए भगवान जो विष्णु का मोहिनी रूप था वो भगवान शंकर के सामने आया और उससे जो कहते हैं कि अवतार रूप में जन्म हुआ वो भगवान हनुमान जी का, जिसको कई सालों तक धारण किया और उसके बाद वो गर्भ रूप में अंजने के गर्भ से जिनका जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं में ध्यान रखना है क्योंकि विष्णु और शिव के मिलन की बात करता है। तो ध्यान रखना है इसमें इसका जो संबंध है प्रजनन अंग के साथ देखा जाता है। बिना प्रजनन कह सकते हैं या बिना यूटेरस के जो संसार है उसका सृजन नहीं हो सकता है। तो प्रजनन अंग या ये भी कह सकते हैं नॉट एंडोस्पर्म या नॉट यूटेरस,
इसको हम जोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी, जिससे सृष्टि का सृजन चलता है। क्लियर हो गया? तो उस प्रकार से इसको जोड़कर देखना है। तीतर पक्षी जो इसमें भूरा तीतर होता है, उसके स्वभाव को हम जान सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का इस नक्षत्र का जो वैदिक स्रोत या वैदिक मंत्र है, उसका एक प्रकार से हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जो जो इस नक्षत्र को प्रिय है, वो सारे सिंबल, वो सारे बर्ड्स, वो सारे वनस्पति, वेजिटेबल, जब उसको हम बार बार पढ़ेंगे तो ये नक्षत्र हमें आशीष देगा, वरदान देगा। तो जो भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करीब करीब सभी एरिया में ये पक्षी रहता है, और ये उड़ने से ज़्यादा भागने पर विश्वास रखता है, बहुत तेज भागता है और अपने परिवार के अच्छे से सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से इसके स्वभाव को जानना है। तीतर स्वभाव से बहुत शांत होता है, दिखने में थोड़ा एग्रेसिव जान पड़ता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमला कर देगा, लेकिन ये बड़ा शांत स्वभाव का पक्षी होता है। क्लियर हो गया? दिखने में, क्योंकि जैसे एक शरीर में इसके डॉट्स होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये पक्षी एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव है इसका। तो हमें ध्यान देना है, ये तीतर पक्षी को इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। गुण रजस। क्लियर होगा? तो 3 प्रकार के गुण होते हैं। पूरी तरह से सात्विक गुणों की बात करना, वो होगा सत्व। जहां पर हम ध्येय प्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो रजस है। और तमस में हम कोई ऐसा है कि भाई हम कार्य के लिए अगर हमें लगता है कि भाई दूसरे को इसमें अगर दोष आ रहा है तभी भी वो काम हमें करना ही है, तो वो तमस। दूसरे को पीड़ा भी देकर हमारा कोई कार्य हो रहा है तो वो किया जा सकता है। तो 3 प्रकार के गुण देखे जाते हैं। प्रक्रिया, संयोजित या कह सकते हैं कनेक्टिंग, इनका काम करने का तरीका बड़ा सबको समायोजन करके एक बहुत बड़ा। देखिए, मकर राशि का वैसे जो लॉर्ड है मकर राशि का, वो शनि है, और शनि का एग्रेसिव रूप यहाँ दिखाई देता है, लेकिन इस एग्रेशन का भरपूर फायदा उठाता है श्रवण नक्षत्र। यानी काम भी वो करवाने में बड़ा माहिर है, और क्योंकि मुख्य रूप से श्रवण का अर्थ ही है बोलना, सुनना, तो बोलने और सुनने में बड़ी महारत होती है इस नक्षत्र को। तो ये उस शनि के उस कह सकते हैं कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जी का सदुपयोग करने में एकदम सही नक्षत्र माना जाता है श्रवण नक्षत्र। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि संयोजित होकर सबके साथ मिलकर उस मैलेफिक एनर्जी का सदुपयोग करने में ये कामयाब हो जाता है। तो नक्षत्र के लॉर्ड को भी देखना है, जिस राशि में पड़ रहा है उसके लॉर्ड को भी देखना है। क्लियर? तो शनि को भी यहां ध्यान देना है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि नक्षत्र को पूरा समझने के लिए नक्षत्र का अपना देवता, विंशोत्तरी स्वामी और इसका जो राशि स्वामी है, तो ये पूरा का पूरा नक्षत्र जो पड़ता है वो मकर राशि में पड़ता है। तो मकर राशि का अधिपति कौन है? शनि। ध्यान रखना है, जब कभी भी हम चंद्रमा का और शनि का मिलन देखते हैं तो ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा अपने ही सुर में लगा हुआ है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष की तरफ जा रहा है और शनि डार्क साइड का लॉर्ड है, तो इस प्रकार के चंद्रमा और शनि के मिलन को हम बोलते हैं ये अवसाद ला सकता है, क्योंकि एक बात कर रहा है अंधकार की, एक बात कर रहा है प्रकाश की। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहीं वो अमावस्या के नजदीक आ रहा है चंद्रमा, तो फिर कुछ कुछ उसका स्ट्रक्चर, उसका वे ऑफ वर्किंग डार्क साइड के लॉर्ड शनि के साथ मिलता है। तो फिर इन दोनों का मिलन एक प्रकार से भक्ति पैदा करने वाला माना जाता है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है कि कई ज्योतिषविद इसमें ये बात भी रखते हैं कि भाई शनि और चंद्रमा का मिलन कहीं तो अवसाद लाता है, डिप्रेशन लाता है, दिमाग में भूत प्रेत की बातें आना, इस प्रकार के स्वप्न आना, और कई शनि और चंद्रमा का मिलन व्यक्ति को भक्तिमय बना देता है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर शनि का एग्रेसिव रूप या कहें मकर राशि की एनर्जी है, और चंद्रमा का जो विंशोत्तरी स्वामी वो मिलन, और पूरे विश्व में व्याप्त विष्णु, इन तीनों के मिलन से उस नक्षत्र को समझना है कि भाई वो एनर्जी में शनि की एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उसका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत पोलाइटली काम कराने में माहिर है, चतुर है। वो अपने शब्दों का सदुपयोग करके
वो उस एनर्जी का सदुपयोग कर लेता है, यानी कमाल का फॉर्मल वर्क करता है ऑफिस में। फिर बात करते हैं इसमें विंशोत्तरी स्वामी चंद्रमा, दशा समय 10 वर्ष। अगर आपका शुरुआत में ही जन्म हुआ है, इसके शुरुआती डिग्रियों में, जैसे आपका चंद्रमा मकर राशि में 10 डिग्री 1 मिनट पर है, तो आपको लगभग 10 वर्ष की महादशा मिलेगी। उसी प्रकार से आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 10/4 करके आप इस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये अब पूरा बीत चुका है चरण, आपका यहाँ जन्म हुआ है, तो वो भी हम टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं एग्जैक्ट कि कितना टाइम आपको महादशा का मिलेगा। वो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ग्रहों के गणित सेक्शन में जाकर महादशा अंतरदशा निकालने का तरीका सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें काल पुरुष अंग की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रजनन अंग की बात करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करता है, जहां से सृष्टि बढ़ रही है। क्लियर हो गया? तो भाई कहते हैं भाई ये इस योनि से, तो हम कहीं ना कहीं योनि शक्ति का एक प्रकार से, वो धर्म से अगर कोई होता है तो आपको पता है वो भाई जैसे कहते हैं विवाह जब होता है तो धर्म से होता है तो संतान उत्पत्ति होगी, अगर वो अधर्म से होगा तो व्याभिचार को बढ़ाने वाला होगा। तो ध्यान देना है, प्रजनन अंग इसका अंग माना जाता है, इस नक्षत्र के साथ उसको जोड़कर देखना है। दृष्टि, सुलोचन और पूर्ण, ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है और आंखों से अच्छे से एनालाइज करने पर विचार करते हैं। जैसे कई नक्षत्र को हमने एक नेत्र वाला माना, किसी को अंध नेत्र माना, तो यानी वो उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि से एनालाइज करने पर विचार नहीं करते, ये आंखों से ही दूसरे को देखने पर विचार करते हैं और काफी हद तक उनकी दृष्टि सटीक अनुमान लगा पाती है कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा, अपनी दृष्टियों से ही उसका परिचय ले लेते हैं। फिर इसमें बात करते हैं वनस्पति। वनस्पति में हम मदार या कहें उसको संस्कृत में अर्क कहते हैं। तो हमारे आसपास कभी आपने देखा हो, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें से वाइट कलर का एक विषैला द्रव निकलता है, सफ़ेद दूध जैसा निकलता है, उसको भगवान शंकर को भी हम चढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अर्क को खाली विष रूप में नहीं देखना है, ये औषधि रूप में भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कई प्रकार के ऐसे घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा इसके पत्ते, इसका अर्क इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखना है इसको। मदार जिसके सफ़ेद रंग के फूल भी होते हैं, कुछ कुछ उसमें वॉयलेट वाइट कलर भी दिखाई देता है, और 3 प्रकार के मदार माने जाते हैं। तो मदार वनस्पति हम अपने गार्डन में अगर वाइट मदार लगाते हैं तो कहते हैं उसको कहीं अथर्ववेद में भी कहा जाता है कि किसी प्रकार के जो तांत्रिक प्रयोगों का असर नहीं होता है ऐसे घरों में। तो आप गार्डन में, बगीचे में सफ़ेद जो मदार है जिसके पुष्प पूरी तरह सफ़ेद होते हैं, इसका जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, कई दफ़ा तो ये 10-10 फुट तक लंबा हो जाता है। तो वो आप लगा सकते हैं इसके वनस्पति के रूप में। फिर बात करते हैं इसके रंग की। तो हल्का नीला रंग इसका है, तो आप ये रंग, ये आपका जन्म नक्षत्र अगर ये, तो इस रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑफिस में, इस कलर वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। योनि, वानर, तो योनि के साथ भी संबंध देखना है। जब कभी भी हम योनि की बात करते हैं तो योनि का जो जीव है उसका अपना एक कार्य करने का तरीका है। तो इस नक्षत्र का जो जातक होगा उसके भी कार्य करने के तरीके में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐड होंगी। वानर को हम मानते हैं कि परिवार उत्पत्ति में वो बड़ा अच्छा माना जाता है, तो बड़ा परिवार होगा, उत्पत्ति शक्ति अच्छी होगी, कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि काल पुरुष अंग के साथ भी मानी जा रही है। अभी प्रजनन अंग बहुत प्रोएक्टिव है, तो परिवार में कोई प्रजनन की इस प्रकार की बड़ी समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। और साथ साथ ये मिष्ठान खाने के, भोजन खाने के बड़े शौकीन होते हैं। क्लियर हो गया? तो वो वाला पार्ट भी ध्यान देना है। हाँ, लेकिन ये अपने भाइयों से कलह के लिए भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति वानर की मानी जाती है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर इनको कार्य से रोका जाए, स्पेशली इनके कर्म क्षेत्र में कोई व्यवधान है, तो ये काफ़ी झगड़ालू हो जाते हैं। क्लियर? तो वानर योनि के साथ भी ये संबंध जोड़कर देखना है। कार्यशैली परिवर्तनीय है, यानी हम इसको कह सकते हैं म्यूटेबल है, अपने कार्य को बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। इस चीज़ को ले भाई ये कोई रूढ़िवादी नहीं कहे जा सकते। इनको लगता है कि नहीं, अब
अब इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए था, अब पॉलिसी बदल गई है, अब हमें ऐसे काम करना चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। और जहाँ कोई पूर्वाग्रह आ जाता है तो फिर वो कुछ काम के लिए तो उनको ठीक है, अच्छा माना जा सकता है, लेकिन अगर हमने पहले से तय कर रखा है कि नहीं ये है, तो फिर उसके लिए जो हमारा 10th हाउस है वो नहीं बना हुआ है, क्योंकि हम सब कुछ पहले से तय नहीं कर सकते हैं। तो इस काम में बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ये तारा संख्या 3 मानी जाती है, तो 1 2 3। फिर इसमें शुभ योग, ये योग विशेष तौर पर जिसका जन्म नक्षत्र श्रवण है उनके लिए वो इस्तेमाल करें किसी भी शुभ कार्य में, तो अच्छा फल मिलेगा। गुरुवार और शनिवार को जब चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में है तब आपको कोई भी इस प्रकार का कार्य करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, शुभ योग है आपके लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग, क्लियर हो गया। हालांकि इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सिर्फ उन्हीं के लिए है वो, लेकिन जिसका जन्म नक्षत्र ही है उसके लिए ज्यादा फलीभूत होगा अगर वो इस नक्षत्र के जरिए कोई शुभ योग या शोभन योग निकालता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग, कोई भी इस प्रकार का कार्य आपको करना है, आपका कार्य शुरू करना है, दशम भाव ऑफिस शुरू करना है, तो सोमवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन आप करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिद्ध योग तो रविवार और शुक्रवार को, क्लियर हो गया। जनरली सांसारिक कर्मों के लिए, लौकिक कर्मों के लिए हम सर्वार्थ सिद्धि योग देखते हैं और पारलौकिक कर्मों के लिए हम सिद्ध योग की तलाश में रहते हैं। अमृत योग, अमृत योग हम जनरली देखते हैं कि जिस कार्य में एक एनालिसिस या डायलिसिस होने के बाद कुछ आउटकम निकलेगा, हमें पता नहीं है कि वो आउटकम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, फिर हमें अमृत योग में ऐसा कार्य करना चाहिए। तो वो सोमवार और बुधवार के दिन जब चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र माना जाता है पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा का भी योनि क्या है, वानर, और इसका भी योनि क्या है, वानर। अति शत्रु योनि नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र, जिनका योनि है मेढ़ा। ध्यान देना है, मेढ़ा कहा जाता है मेष को, लेकिन ये राशि नहीं समझना है, ये योनि है। कहीं आप मेष को यहाँ राशि रूप में देख लें तो कई जगह इसको भेड़ भी लिख देते हैं, लेकिन भेड़ कहना ज़्यादा सही नहीं होगा। जो जंगल में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला भेड़ जैसा दिखने वाला जीव है, उसका स्वभाव भेड़ से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत गुस्सैल किस्म का, या आप ये कह सकते हैं जंगली भेड़, तो उसको हम मेढ़ा कहते हैं या मेष कहते हैं। तो उसके साथ इसकी तना तनी इसका बैर है। सूर्य गोचर, अगर आपका सूर्य इस नक्षत्र में है और सूर्य को कहीं पीड़ा देने वाला ग्रह साथ में बैठा हुआ है, तो सूर्य के लिए कोई भी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो जब सूर्य का गोचर इस नक्षत्र में हो और साथ में कहीं ना कहीं आपको सिद्ध योग हो या शुभ योग हो, तो आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा, जल्दी क्रियान्वित होगा वो। जनवरी 24 के आसपास सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है। चंद्रमास व तिथि, तो चंद्रमास और तिथि मानी जाती है श्रावण मास के पहले 9 दिन। तो सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि भाई विष्णु कहते हैं मेरे आराध्य शंकर है, शंकर कहते हैं मेरे आराध्य विष्णु है, तो वो एक दूसरे की समय में उनकी आराधना करते हैं। तो ये ध्यान देना आपको कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर और विष्णु दोनों के साथ मिलाकर इस नक्षत्र को देखना है। फिर इसमें हम शुक्ल कृष्ण तृतीया, शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया, तीसरी तिथि को हम इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। कोई भी आप चंद्रमा के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप श्रावण मास के पहले 9 दिन में करें, जुलाई जो महीने में पड़ता है, और शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया में अगर तिथि वो संभव हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके अलग अलग जो चरण हैं उसके स्वभाव में भिन्नता आ जाती है। हालांकि नक्षत्र सबका श्रवण नक्षत्र, उसके बावजूद भी स्वभाव में भिन्नता का कारण क्या बनता है? उसका कारण होता है कि भाई हमारा कौन से नवमांश में जा रहा है। अब जैसे इसमें बात करते हैं मकर राशि, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर हमारा चंद्रमा लाई कर रहा है तो हमारा मेष नवमांश आता है। तो इसमें क्या है, अतिरिक्त चीजें मेष की भी जोड़ देनी है। तो मेष की खासियत इस नक्षत्र में जोड़ने के बाद साहस, पराक्रम, तर्क प्रिय, तो जो जातक होगा बड़ा साहसी होगा। भाई एक तो मकर राशि वैसे भी
कमांडर या मंगल की फेवरेट राशि, उसमें भी नवमांश मेष का आ गया, मंगल का आ गया, तो वो सोने में सुहागा उसी मंगल के वर्क प्रोफाइल की पुष्टि कर रहा है। क्लियर? तो साहस, पराक्रम, तर्क प्रिय और पहल करने में कुशल, कोई भी काम उसको इनिशिएट करना बहुत कुशल होता है वो ऐसा व्यक्ति। महत्वाकांक्षी और सजग रहता है, प्रगतिशील, लगातार अपने कार्य में लगा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं उस मकर राशि में इस नक्षत्र के अंदर मेष नवमांश को ऐड करके फिर उसका फल करना है। तो प्रथम चरण वैसे भी ये किस में आ रहा है, अभिजित नक्षत्र में भी आ रहा है, तो वो उसका एक स्पेशल एडवांटेज आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं दूसरे चरण की। अगर 13 डिग्री 20 मिनट को चंद्रमा क्रॉस कर गया इस राशि में, यानी 13 डिग्री 20 मिनट 1 सेकेंड, क्लियर है? ये एंगल के हिसाब से मापना है इसको, कि यहाँ पे इसको टाइम के हिसाब से माप रहे हैं, से 16 डिग्री 40 मिनट तक अगर आपका चंद्रमा है तो आपका वृष नवमांश पड़ेगा। देखिए मकर राशि तो रहेगी ही रहेगी, साथ में इसमें वृषभ के भी कुछ एडवांटेज जोड़ देने। वृषभ की कहीं ना कहीं शुक्र की बात करते हैं, कलाकार आदमी है शुक्र, और कहीं ना कहीं संगीत में रुचि है, कुटुंब या गैदरिंग की बात करता है, तो इसमें विनम्रता आ जाएगी, चतुर होगा। शुक्र नीति की बात करते हैं तो कूटनीतिज्ञ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कमाल के कूटनीतिज्ञ हैं। और व्यवस्था, कला, संगीत कुशल, कोई भी इनको आप व्यवस्था में लगा दीजिए। इस प्रकार का कोई पार्ट जहां पर एक अनुशासन की जरूरत है लेकिन उस कला को अनुशासित करना है, संगीत को, कला को, कोई भी ऐसी चीज, तो वहां पर हम मकर के इस पार्ट को ज्यादा अच्छा मानते हैं। क्लियर होगा? तो स्पेशली व्यवस्था, कला, संगीत कुशल। समारोह आयोजन में दक्ष, कोई भी इस प्रकार का समारोह है तो उसके लिए बहुत दक्ष माना जाता है। ये वाली क्वालिटी निखर कर सामने आती है ऐसे जातकों में। फिर बात करते हैं, अगर तीसरा चरण है या कहें चंद्रमा आपका 16 डिग्री 40 मिनट से थोड़ा भी एक्सीड कर गया है इस राशि में और 20 डिग्री तक है, यानी इनके बीच में अगर आपका चंद्रमा है तो आपका मिथुन नवमांश आ जाता है। मिथुन को कहा जाता है बुध का रोमांटिक फेज। हालांकि बुध इंटेलिजेंट भी बहुत है, इसमें एक रोमांस भी आ जाता है क्योंकि मैथुन शब्द से मिथुन बना है, और अच्छा मैथमेटिशियन भी है, तो वो वाली प्रॉपर्टीज भी हमें ऐड करनी। तो बात करने में कुशल, बात करने में बड़ी अच्छी बात करता है, हास्य विनोद पसंद राजकुमार है बुध, तो वो क्वालिटी दिखाई देती है। विद्या प्रेमी, बहुत जानना चाहता है, चालाक होता है और अवसर का भरपूर लाभ। याद रखना ये जो क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को, ये सारी क्वालिटी बेशक से आपको ऐसी लग रही है कि भाई बात करने में कुशल है तो पूरी तरह बुद्ध के एजेंडे को फॉलो कर रहा है, नहीं। मुख्य रूप से राशि तो इसमें शनि की चल रही है, शनि की एग्रेसिव राशि यानी मकर राशि, और मकर राशि में भी कौन सा स्लॉट, कौन सा पार्ट, श्रवण नक्षत्र, जिसका जो देवता है वो विष्णु है और विंशोत्तरी स्वामी कौन है, चंद्रमा। क्लियर हो गया? और फिर इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अब इसमें बुद्ध की प्रॉपर्टीज भी ऐड करनी है। तो जब हम धीरे धीरे सारे राशियों का और प्लैनेट्स का सही स्वभाव जानने लग जाते हैं तो एग्जैक्ट हम उसके स्वभाव को डिकोड कर पाते कि भाई ये नेचर इस जातक का होगा। इस कारण से कई दफा एक नक्षत्र होने के बाद भी दोनों में विभेद हो जाता है। कहता जी नक्षत्र तो एक सा दिख रहा है लेकिन इनमें हालांकि काफ़ी चीज़ें, बेसिक चीज़ें एक मैच करेंगी, लेकिन फिर भी उसमें विभेद है क्योंकि पहले चरण में है, दूसरे चरण में है, फिर इसमें राशि भी सेम है तभी भी विभेद है क्योंकि हो सकता है उसका नक्षत्र अलग हो गया है। तो ये पार्ट हमें ध्यान रखना है कि ये अब उस एनर्जी का इस्तेमाल वो कर रहा है बात करने में कुशल में, विद्या प्रेमी, चालाक, अवसर का भरपूर फायदा उठाता है। क्लियर? जनसंपर्क माध्यम व संचार व्यवस्था में कुशल। क्लियर होगा? किसी से कम्युनिकेट करना है, ये वाला पार्ट उसका बहुत बढ़िया होगा। राजकुमार से अच्छी बात करना किसी को नहीं आता है। चतुर्थ, चौथे चरण में मकर राशि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक माना जाएगा। अगर आपका चंद्रमा इन डिग्रियों में है तो कर्क नवमांश मिलेगा। तो अब मकर राशि है और कर्क नवमांश है, तो आपको चंद्रमा की जो
मन पर राज करने की प्रॉपर्टी है, उसको भी ऐड करना है कि भाई जनसंपर्क में बहुत कुशल है वो चंद्रमा। तो भावुक है, संवेदनशील है, करुणामय, कोई भोजन व्यवस्था के कार्य में, या कह सकते हैं कोई होटल मैनेजमेंट का कार्य भी अगर इनको दिया जाए, हालांकि दशम भाव की जो क्वालिटी है बाय डिफॉल्ट वो तो रहेगी ही रहेगी, जो कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी मकर राशि वो तो रहेगी रहेगी। तो ये भोजन व्यवस्था, ऐसी कोई भी होटल मैनेजमेंट, इस प्रकार की चीजों में बहुत जनसंपर्क के कोई भी काम में माहिर हो गए। क्लियर हो? जन सेवा कार्य, जनसंपर्क अधिकारी, जनता की बात रखने वाला, तो कहीं ना कहीं ये कर्क वाली चीजें इसमें ऐड हो रही हैं। क्लियर? तो ध्यान देना, जैसे भगवान राम का जो कर्क लगन और कर्क राशि का प्रभाव, तो वो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो उनका जो वाक्य सीधा जनता के मन पर उतर जाता था। तो इस प्रकार से कर्क नवमांश में मकर राशि का प्रभाव भी है और कर्क का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब इसमें बात करते हैं स्थान विशेष, कौन कौन से स्थान हम श्रवण नक्षत्र के मानते हैं। तो इन स्थानों का कहीं ना कहीं अर्थ, एक तो आप अपने रूटीन में इन जगहों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई जैसे मुझे घूमने जाना है कभी, या कभी मुझे किस कैंपस में कहाँ पर मैं ज़्यादा घूमूं, इस प्रकार की चीज़ों को आप चुन सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर कहीं भी ध्वनि संबंधी कार्य हैं, चाहे बोलने, चाहे कोई वाचालय, बोलने वाले, सुनने वाले, ये इस नक्षत्र का स्थान माना जाता है। विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, सभागार, कोई भी इस प्रकार का कोई कथा हो रही है, सभागार है, ध्वनि रिकॉर्डिंग स्टूडियो है कोई इस प्रकार का, टेलीफोन कंपनी का ऑफिस है, बोलने सुनने के जितने भी स्थान हैं वो श्रवण नक्षत्र के साथ जोड़कर देखने हैं। व्यवसाय, तो व्यवसाय में भी हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी का बोलने और सुनने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मकर की उस एनर्जी का बोलने और सुनने में प्रयोग, अध्यापन करना, क्लियर, पढ़ाना, इस प्रकार का, इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में जाना, ये सब यहाँ जोड़ा जाता है। भाषाविद, कोई अलग अलग भाषाओं का जानकार है, वो भी इस नक्षत्र के साथ संबंध देखा जाता है। दुभाषीय यानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले, वो फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच से हिंदी में, हिंदी से फ्रेंच में। फिर इसमें गीत संगीत से जुड़े व्यक्ति, कोई भी इस प्रकार का जहाँ ध्वनि के साथ संबंध आ रहा है। और टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें बीपीओ इंडस्ट्री, केपीओ इंडस्ट्री, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग वाला पार्ट, सभी इसमें शामिल है। और फिर इसमें समाचार वाचक, समाचार का वाचन करने वाले, समाचार सुनाने वाले, और ट्रैवल एजेंट, क्लियर हो गया। ट्रैवल एजेंट में भी कहीं ना कहीं बोलने का प्रखर गुण है उन लोगों में कि अपनी चीज़ को भी, अपने डेस्टिनेशन जो उन्होंने आपको जहाँ ट्रैवल करवाना है तो वो आपको बड़े अच्छे से कन्विंस करवा देते हैं। फिर इसमें ध्वनि चिकित्सक भी शामिल है, जो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, इस प्रकार के कोई भी जिसका संबंध कहीं ना कहीं साउंड के साथ आ रहा है, माउथ के साथ आ रहा है। इसमें हम कहीं ना कहीं ईएनटी डॉक्टर्स को भी जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? ईयर, नोज, थ्रोट, उसके साथ भी इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। विहित कर्म, कौन कौन से कर्म चंद्रमा का जब गोचर होता है इस नक्षत्र में तो करना अच्छा माना जाता है। धार्मिक उत्सव, नई योजना आरंभ, उपचार, सुरक्षा उपाय या बचाव को इस प्रकार का, सलाह गोष्ठी सुनना, कोई भी ऐसी गोष्ठी चल रही है, लिखना पढ़ना, नए परिधान खरीदना, और आपका घर, दफ्तर, उसके सामान की कोई खरीद फरोख्त करनी है आपको, उसके लिए ये नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र अच्छा माना जाता है। फिर वर्जित कर्म, कौन सा कर्म इस नक्षत्र में गोचर के दौरान चंद्रमा के नहीं होने चाहिए। धन का उधार देना, इसमें दिक्कतें आएंगी, अगर आप धन देंगे तो जल्दी वापस नहीं आएगा। फिर इसमें शपथ लेना व वादा करना, भाई क्योंकि हमने जो शपथ ली है वो हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे, बहुत लंबे समय तक चले, और ये एक माना जा रहा है चर गतिशील, तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं बार बार बदलना पड़ेगा, इसमें बार बार शपथ लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को मना करते हैं। कोई पुराना भवन गिराना, उसके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु जो अब हमारे यूज में नहीं, उसको नष्ट करने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पता लगा आपने नष्ट करने के बाद पछतावा हो रहा है आपको। आक्रमण, कोई युद्ध की योजना, कोई मुकदमेबाजी, और विवाह संस्कार के लिए भी ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है। फिर इसमें उपचार,
क्या उपचार इसमें करें, तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप की आप उपासना कर सकते हैं जो आपको प्रिय लगता है। और हालांकि विष्णु भगवान का मुख्य रूप से चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म किरीटी कुंडल धारण करने वाले। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है कि भाई जीवन में वो कौन सी मणि है उनके पास जिसका नाम भर लेने से हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान विष्णु के पास कौस्तुभ मणि है। और कौन से कुंडल है? किरीटी कुंडल, वरमाला, और उनके गधे का नाम क्या है, उनका नाग है उनके पास। तो ये सारी चीजें हमारे सांसारिक जीवन के जितने भी कष्ट, रोग, बाधाएं, उनका अंत करने वाली है। तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, या कहें अगर आप सामान्यतः भी विष्णु भगवान के 1000 नाम आप जानते हैं, बहुत बढ़िया है। सामाजिक हित में कोई भी ध्वनि यंत्र का दान या सहयोग करना, भाई आपको लगता है कि कोई इस प्रकार का सामाजिक कार्य है जहां पर कोई इस प्रकार का हमारे आसपास कोई ऐसा टेम्पल है जहां पर ध्वनि यंत्र की या कोई साउंड सिस्टम की आवश्यकता है, अगर आप मिलकर कोई ऐसी सहायता कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए संस्कृति बची है इसी कारण क्योंकि हम बार बार याद दिलाते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों को कि इस प्रकार से भगवान राम, इस प्रकार से भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का रूप हुआ करता था। तो जो इस प्रकार की कोई कथा है, कोई इस प्रकार का साजो सज्जा है, कोई नाट्य कला है भगवान को जहाँ पेश किया जा रहा है बच्चों को समझाने के लिए, तो उसमें आप सहयोग कर सकते हैं ध्वनि व्यवस्था में। उदाहरण, कौन कौन से जातक रहे जिनका श्रवण नक्षत्र से संबंध रहा, हमने यहाँ पर लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों ही जातकों को शामिल किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भला कौन नहीं जानता है कि इनकी ध्वनि की प्रखरता किस स्तर की थी। उस समय पर इंदिरा गांधी जी का जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय किसी की ऐसी ताकत नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनके सामने एक बड़े विरोध के रूप में खड़े हों। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट चला था बहुत बड़ा, और उसी मूवमेंट से ही अलग अलग पार्टियां निकली बाद में। तो इनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और अभिनेता मनोज कुमार जी को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाणी के लिए जाना जाता है, देश प्रेम की भावना के लिए जाना जाता है। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो कहीं ना कहीं गिरिराज जी या कहीं भगवान विष्णु का ही एक अल्टरनेट नाम था। बाद में इन्होंने अपने नाम को, जैसे हरि किशन गिरी स्वामी इनका नाम था, मनोज कुमार जी अभिनेता का, बाद में इनके नाम में छोटा किया गया मनोज कुमार। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इनसे कहा भी आप बहुत अच्छा जानते हैं देश प्रेम की भावना को, तो कुछ और भी कंसेप्ट इसमें ऐड कीजिए। तो इसके लिए हम इनको जानते हैं। खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, इनको भी आप जानते होंगे कहीं ना कहीं। ये भी बड़े इस प्रकार इनकी ऐसी बारीक प्रतिभा के लिए हम जानते हैं इन खिलाड़ी को कि ये बैडमिंटन के कमाल के खिलाड़ी, और इसमें जब सामने वाले प्रतिद्वंदी को ये बहुत स्लो खेलने पर पहले मजबूर करते थे और अचानक अपनी स्पीड के अंतर से उसको चौंका देते थे। तो कई बड़े बड़े चाइनीज़ बैडमिंटन खिलाड़ी को इन्होंने धूल चटाई, उसके लिए जाने जाते हैं। आज जो प्रसिद्ध एक अभिनेत्री मानी जाती हैं दीपिका पादुकोण जी, वो भी इनकी संतान है, इन्हीं की बेटी हैं। दार्शनिक कृष्णमूर्ति, कभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रही इनकी दर्शन शास्त्र को लेकर। पूरी तरह से इनका दर्शन कुंडली के दशम भाव के ही आसपास रहा। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, कोई ऐसी बात नहीं रखी जो हमें दशम भाव से दूर लेकर जाए। उन्होंने कहा दर्शन क्या सबसे अच्छा दर्शन, कौन सी फिलॉसफी सबसे अच्छी है जो हमारा परलोक तो ठीक है वो तो सुधारे, लेकिन हमारा लोक भी सुधारे। हम सामान्यतः लोक को त्याग कर परलोक को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी थी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। तो दशम भाव के साथ जोड़कर देखते हैं, आपको इनको पढ़ना चाहिए, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले। अभिनेता रजनीकांत जी की भी जो इनके बोलने का स्टाइल, इनकी वाणी मंत्रमुग्ध कर देती है, कहीं बांध लेती है। दक्षिण भारत में इनको देवताओं की तरह इनको सम्मान मिलता है।
रजनीकांत जी को, और ज्योतिषी SP पहवा, इनको भी हमने यहाँ शामिल किया है। पहवा जी का भी पूरी तरह से कर्म प्रधान जो इनका जो फलित रहता है, पूरी तरह कर्म प्रधान पर बात करते हैं कि भाई ये मिरेकल की बात से थोड़ा दूर हट कर चलते हैं, तो काफ़ी इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। अभिनेत्री साधना, तो साधना जी का भी जीवन फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित रहा। इनका जन्म हालांकि पाकिस्तान वाले पार्ट में रहा, उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, ये भारत में आए, मुंबई में बस गए और अच्छा इन्होंने यश पाया, अच्छा नाम पाया, अपने वाणी का बड़ा प्रताप इनको मिला। अभिनेता शाहरुख खान, इनको भी हम अलग अलग अपने बोलने के वेरिएशन के लिए जानते हैं, और इनके पिताजी भी दिल्ली में कहीं ना कहीं कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इनका संबंध है, इनके पिताजी का, और बाद में ये मुंबई में आके बस गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने कमाल की एक्टिंग के लिए और कह सकते हैं राजनेता, इनका भी दशम भाव बड़ा प्रखर जान पड़ता है, और हो भी क्यों ना, कहीं श्रवण नक्षत्र दशम भाव इमेज को बढ़ाता ही बढ़ाता है। क्योंकि देखिए, हम जब कभी भी कहीं भी किसी भी लग्न की बात कर रहे हैं, किसी भी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो हम जो हमारा रेफरेंस रहेगा वो हमेशा मेष लग्न रहता है, यानी काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव लेकर चलते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, या कहीं भारतीय कवि जगत के स्तंभों में गिने जाते हैं, तो वो भी इसी नक्षत्र से ताल्लुक रहा इनका। स्वामी माधवाचार्य जी, तो भक्ति मूवमेंट जब चली, भक्ति आंदोलन जब चला, तो माधवाचार्य जी ने भी सन्यास लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी दशम भाव को नहीं छोड़ा। सन्यास लेने के बावजूद भी सदा यही कहा कि अगर खिलजी के आक्रमण के समय मेरे राष्ट्र को इस सन्यासी की आवश्यकता है, तो मैं राष्ट्र धर्म पहले निभाऊंगा, सन्यास धर्म बाद में निभाऊंगा। यानी दशम भाव से बहुत ज़्यादा अटैच रहने वाली, और कहीं ना कहीं द्वैत की बात रखने वाले, जो दर्शन में अलग अलग देखा जाता है, अद्वैत और द्वैत फिलॉसफी, तो द्वैत की बात करने वाले माधवाचार्य शंकर। फिल्म निर्माता वी शांताराम, तो वी शांताराम जी का भी बहुत नाम है, निर्देशक भी रहे और निर्माता भी, और इनकी फिल्म बड़ी प्रभावशाली रही। चार्ली चैपलिन जैसे भी वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन भी रहे, खुद वो डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने भी इनकी फिल्मों की बड़ी तारीफ की। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं प्रखर वाणी रही इन सभी जातकों की, समाज में बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। तो ये था श्रवण नक्षत्र का ज्योतिषी विवरण, और जो भी सिंबल्स हैं, देखिए हमने हालांकि सिर्फ उपचार में भगवान विष्णु की उपासना की बात की है, लेकिन आप इनकी वनस्पतियों का, इनके भगवान विष्णु के चित्र का अपने बैठक में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल कीजिए, निश्चित रूप से नक्षत्र का बल बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।